अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 10 डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी डोजेज फार्म को चेंज करते हैं, यानी हम ऐसी फार्मूलेशन तैयार करना चाह रहे हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कोई फार्मूलाज मौजूद हों। तो हम उन दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला के उनकी डोजेज फार्म को चेंज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें डोजेज फार्म की प्रिपरेशन की जाती है। अब डोजेज फार्म की प्रिपरेशन से मुराद ये नहीं कि हम किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके उस ड्रग को तैयार करेंगे। इससे मुराद ये है कि हम दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करके उसकी पैकिंग करके उस पर लेबल लगा देंगे प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करके हम डोजेज फार्म तैयार करेंगे। कंपाउंडिंग का प्रोसेस तो आजकल हमारी फार्मेसीज के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता। पहले होता था कि इसमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक डोजेज फार्म तैयार की जाती थी, लेकिन आज के दौर में जो हकीम है या हम कह सकते हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स को मेडिसिन को आपस में मिक्स करके उसके बाद डिस्पेंस करते हैं। लेकिन हमारी जो फार्मेसीज हैं उसमें पहले से रेडी टू यूज़ मेडिसिन आई होती हैं और उन्हें सिर्फ डिस्पेंस करना होता है। जबकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और जो हकीम वगैरह होते हैं ये पहले उस ड्रग की कंपाउंडिंग करते हैं, उसके बाद उससे डिस्पेंस करते हैं। डिस्पेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बड़े बड़े ड्रग कंटेनर को में से ड्रग को निकाला जाता है और छोटे कंटेनर में डाल के पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक उसे सेल किया जाता है या पेशेंट को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक बड़ा कंटेनर है, उसमें पीछे से मेडिसिन आई हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक मेडिसिन नहीं होगी, उसमें मेडिसिन बल्क अमाउंट में लार्ज अमाउंट में मौजूद होगी। तो उस लार्ज अमाउंट में या फार्मेसी के अंदर आप देख लें तो शेल्फ होते हैं, उसमें वो सारी मेडिसिन पड़ी होती हैं। तो उन शेल्फ में से मेडिसिन को निकाल के जितनी पेशेंट को ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर पेशेंट को 10 टैबलेट्स की ज़रूरत है जो बल्क अमाउंट में शेल्फ में है, तो उसमें से पेशेंट को सिर्फ 10 टैबलेट ही निकाल के देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पेंसिंग, जिसमें बल्क जो लार्ज अमाउंट में जो ड्रग कंटेनर मौजूद है उसमें से पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक उतनी ही मेडिसिन पेशेंट को देते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। अब डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं। सबसे पहले तो ये कि जो बंदा डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग कर रहा है या फार्मेसी वगैरह पे मौजूद है उसने लैब कोट पहना होना चाहिए और ग्लव्स पहने होने चाहिए, और वहाँ जितने भी बेंच मौजूद हैं या कंटेनर्स वगैरह मौजूद हैं वो सब साफ़ होने चाहिए। डिस्पेंसर को ये बात हमेशा इंश्योर करनी चाहिए या फार्मासिस्ट को ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट लिखी है या नहीं। इसके अलावा पेशेंट के पास एथोराइज्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या नुस्खा मौजूद है या नहीं। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पेशेंट का नाम और होना चाहिए और डॉक्टर के साइन एंड स्टैम्प्स मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर को या कंपाउंडर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन लिखी हैं, जो ड्रग्स लिखी हैं, उनके दरमियान ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रही। ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है कि बाज़ औक़ात दो ड्रग्स ऐसी होती हैं कि उन्हें अगर आप एक साथ लिया जाए तो या तो वो एक दूसरे के असर को ज़्यादा कर देती हैं या वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देती हैं, यानी वो दो ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर जाती हैं। तो हमेशा डिस्पेंसर या कंपाउंडर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो फार्मूलाज या नुस्खे जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेडिसिन लिखी है उसमें कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रही। इसके अलावा जब भी कंपाउंडिंग करनी है, अब ये जो स्टेप्स हैं कुछ ये स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं कंपाउंडिंग के लिए। कंपाउंडिंग करने के दौरान जब इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो उसको आपने केयरफुली वेट करना है, उनका आपने केयरफुली वजन करना है। जब आप इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं तो इस जिस बॉक्स से, जिस चीज़ से या जिस जगह से आपने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उन इंग्रेडिएंट्स को अपनी जगह पे वापस रख देना चाहिए। और जिस वेट बैलेंस के ऊपर उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं या आप अपने इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहले उस वेट बैलेंस को ज़ीरो कर लें, ज़ीरो पे ले आएँ। उसके बाद आप उस चीज़ को मेजर करें और वेइंग बैलेंस को आप हमेशा ऐसी जगह पे रख के इस्तेमाल करें जहाँ पे हवा मौजूद ना हो, और अपने इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक अपनी डोजेज फार्म के मुताबिक अपनी करेक्ट कंटेनर और क्लोजर को इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आपके पास ड्रग थोड़ी सी है, मेडिसिन थोड़ी सी है और आपने बहुत बड़े साइज़ का कंटेनर इस्तेमाल कर लिया है, ड्रग ज़्यादा है और कंटेनर बहुत छोटे साइज़ का है इस्तेमाल कर लिया है, तो आपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, आपने मेडिसिन के हिसाब से आप अपने कंटेनर और क्लोजर को आपने इस्तेमाल करना है।
इसके अलावा जब आप एक बार कंपाउंडिंग कर लेते हैं तो आप जो कंटेनर के अंदर मेडिसिन डाल दी है उस कंटेनर के ऊपर आपने एक प्रॉपर लेबल लगाना है केयरफुली और उसको स्टीलाइज कंडीशन में रख देना है। उसके बाद आपने उस बॉक्स को एक सूटेबल कंटेनर के अंदर पैक कर देना है और उस बॉक्स के ऊपर पेशेंट का नाम और एड्रेस लिख देना है और उसका रिकॉर्ड, उस मेडिसिन का रिकॉर्ड आपने रजिस्टर में लिख लेना है और कम से कम ये रिकॉर्ड 2 साल के लिए रखा जाता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमें फार्मेसी ने लॉ दिए होते हैं उसके मुताबिक हम ये रिकॉर्ड रखते हैं। एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की डोजेज फार्म को प्रिपेयर करते हैं, जैसे सोल्यूशन हो गए, सस्पेंशन हो गए, क्रीम, ऑइंटमेंट्स, पोस्टिट्स, इन सब को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग कहते हैं। सोल्यूशंस क्या होते हैं? तो सोल्यूशंस होते हैं बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्सचर। पहले तो बात करते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में हल करते हैं, मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस से मुराद है कि जब हम 2 चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो वो दोनों चीज़ें एक ही बेस में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पानी के अंदर नमक को हल कर रहा हूँ तो पानी लिक्विड फॉर्म में है तो नमक सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब मैं नमक को पानी के अंदर हल करूँगा तो 2 चीज़ों को मिक्स किया तो मिक्स करने पर क्या हुआ, मिक्सचर बन गया। अब पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में था, साल्ट जो सॉलिड फॉर्म में था, दोनों को मिक्स करने पे दोनों ही लिक्विड फॉर्म में आ गए तो इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इसमें दोनों चीज़ें बेस में आ जाती हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर को सोल्यूशन कहा जाता है। इसमें पानी के अंदर साल्ट की मिसाल ली जा सकती है या पानी में चीनी की मिसाल ली जा सकती है। सस्पेंशन, ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक सस्पेंशन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी लिक्विड के अंदर हल नहीं होते बल्कि उसके अंदर सस्पेंडेड हुए होते हैं। सस्पेंडेड से मुराद उसमें फैले हुए होते हैं। ऐसे अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट। सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल हो रहा होता है और सल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जैसे कि हमने सोल्यूशन में देखा था कि वाटर के अंदर नमक डाला था तो दोनों एक ही हालत में आ गए थे, उसके अंदर कोई प्योरिटी, कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद नहीं थे, वो एक क्लियर सोल्यूशन था। लेकिन सस्पेंशन और सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है कि सस्पेंशन के अंदर जब हम किसी चीज़ को लिक्विड में हल करते हैं तो उसमें हल नहीं होती, उसमें दानेदार फॉर्म में मौजूद होती है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन। इसकी मिसाल में एयर ड्रॉप्स, इनहेलेशंस और कुछ ओरल यूज़ के लिए मिक्सचर आ जाते हैं। ये जो एयर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं ये मोस्टली सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं। सस्पेंशन की फॉर्म में क्यों होते हैं? तो जब आप ड्रॉप्स को आंख में डालते हैं तो उस केस में उस आंख से आपने नोट किया होगा कि पानी तो थोड़ा सा निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, वो सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं, तो वो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर हल नहीं होते। जो ड्रॉप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो क्या होता है कि जो पानी में हल नहीं होता तो जब हम आंख में ड्रॉप्स डालते हैं तो पानी तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो हैं वो आंख के अंदर ही मौजूद रहते हैं और वहाँ पे अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट करते हैं। इमल्जन ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो 2 लिक्विड्स नॉर्मली आपस में मिक्स नहीं करते, तो उनको आपस में मिक्स करने के लिए हमें उनके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है। जैसे बात करें कि वाटर और ऑयल की, तो पानी के अंदर जब ऑयल को डाला जाता है तो ये आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि जब हम पानी के अंदर तेल को डालते हैं तो हम जितना मर्जी मिक्स कर लें, जब वो स्टेबल होता है पानी नीचे रह जाता है और ऑयल की तह ऊपर बन जाती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में मिक्स नहीं होते, आपस में हल पजीर नहीं होते, इनको आपस में मिक्स करने के लिए हम इनके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं। वो इमल्सिफायर एजेंट क्या करते हैं, उन सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को इमल्जन कहा जाता है। क्रीम सेमी सोलर इमल्जन्स होते हैं। सेमी सोलर से मुराद होता है ना तो ये सोलर होते हैं और ना ही लिक्विड होते हैं, बल्कि इन बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में होते हैं, थोड़े गाढ़े से होते हैं और क्रीम्स को मोस्टली इस्तेमाल भी किया जाता है स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। 2 टाइप्स की क्रीम्स होती हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर क्रीम से मुराद के इसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है, उसमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डाला जाता है, यानी वाटर फेज के अंदर थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ ऑयल के डाले जाते हैं, तो जो क्रीम हासिल होती है वो ऑयल इन वाटर होती है। वाटर इन ऑयल से मुराद है कि ऑयल फेज के अंदर स्मॉल वाटर के ड्रॉपलेट्स डालते हैं तो उससे जो क्रीम बनती है वो वाटर इन ऑयल होती है। ऑइंटमेंट्स भी सेमी सोलर प्रिपरेशंस होती हैं और इसके अंदर मेडिकेटेड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं और ऑइंटमेंट्स को भी स्किन के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट भी सेमी सोलर प्रिपरेशन होती है और ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये स्किन वगैरह पे इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, या हमारी जो टूथपेस्ट वगैरह आ गए हैं वो इसमें आ जाते हैं। ऑइंटमेंट्स की निस्बत ये जो पेस्ट होते हैं ये थोड़े ग्रेसी होते हैं। जेल्स जो हैं ये जेली लाइक प्रिपरेशन होती हैं, हमारी कॉस्मेटिक वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा हमारी मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। जेली लाइक इसकी कॉन्स्टेंसी होती है।
स्पोस्टरीज या सोलो डोजेज फार्म होती हैं जो सिंगल यूज़ के लिए बनाई जाती हैं, और स्पोस्टरीज ऐसी डोजेज फार्म होती हैं जिसे रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है और ये मुख्तलिफ शेप और वॉल्यूम में अवेलेबल होती हैं। पैसरीज ऐसी डोजेज फार्म होती हैं, ये भी सोलो डोजेज फार्म होती हैं और इन्हें तैयार किया जाता है वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, वजाइना के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए। जब इन पैसरीज को वजाइना के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है तो वहाँ जाके ये पैसरीज मेल्ट हो जाती हैं, तो सोल्व होने के बाद वजाइना के अंदर अपना इफेक्ट शो करवाती हैं। दो तरह की पैसरीज होती हैं, मोल्डेड पैसरीज, कंप्रेस्ड पैसरीज। मोल्डेड पैसरीज को सेम स्पोस्टरीज के मेथड के जरिए प्रिपेयर किया जाता है और ये कोन शेप में होती हैं। कंप्रेस्ड पैसरीज, जबकि कंप्रेस्ड पैसरीज इनके लिए मुख्तलिफ शेप्स में आती हैं और टैबलेट की फॉर्म में भी आती हैं और इन्हें कंप्रेशन के ज़रिए से तैयार किया जाता है। जैसे टैबलेट को कंप्रेशन के ज़रिए से तैयार किया जाता था, इसी तरीके से कंप्रेस्ड पैसरीज को कंप्रेशन के दबाव के ज़रिए से तैयार किया जाता है। पाउडर्स जो होते हैं, ये किसी ड्रग को अगर हमने पीस के उसे ड्राई फार्म में पाउडर की फार्म में ले आते हैं तो वो पाउडर डोजेज फार्म होती है, और पाउडर डोजेज फार्म एक इंटरनल यूज़ के लिए होती है और एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी होती है। ग्रैनुअल्स कहते हैं जिसमें छोटे छोटे दानेदार पार्टिकल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पाउडर होता है हमने ग्रैनुअल्स बनाने के लिए और एक ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पाउडर के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में कुछ एजेंट्स डाल के उनको जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद वो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स इन फॉर्म में आ जाती हैं और उन्हें ग्रैनुअल्स कहा जाता है। ग्रैनुअल्स का साइज़ तकरीबन 0.2 से लेकर 4 mm तक होता है। डिफरेंस बिटवीन क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स। क्रीम एक्वस प्रिपरेशन होती है, यानी इसमें वाटर की मकदार ज़्यादा होती है। वाटर के अंदर हमने पीछे भी पढ़ा था, एक्वस प्रिपरेशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें वाटर को किसी चीज़ के अंदर डिसोल्व किया जाता है। जबकि ऑइंटमेंट्स जो होते हैं ये ग्रेसी सेमी सोलर प्रिपरेशन होती है। क्रीम वाटर बेस होती है, यानी इसमें जो हम सोलवेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पानी होता है। जबकि ऑइंटमेंट्स जो होता है वो ऑयल बेस होता है, यानी इसमें हम ऑयल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को इसमें डिसोल्व करने के लिए। इसी वजह से जो क्रीम्स होती हैं ये ग्रेसी नहीं होती वाटर की मौजूदगी की वजह से। लेकिन ऑइंटमेंट जो होते हैं वो ऑयल की वजह से थोड़े ग्रेसी होते हैं। क्रीम को इजीली स्प्रेड किया जाता है, स्प्रेड हो सकती हैं, इजी टू स्प्रेड देन ऑइंटमेंट। लेकिन जो ऑइंटमेंट होती हैं उन्हें स्प्रेड करना थोड़ा सा क्रीम की निस्बत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्रीम्स को इजीली वॉश कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर बेस होती हैं, लेकिन जो ऑइंटमेंट्स होती हैं जो कि ऑयल बेस होती हैं तो इन्हें वॉश करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये स्किन के ऊपर रह जाती होती हैं वॉश के बाद भी, और क्रीम्स हमेशा इमल्जन होती है और ऑइंटमेंट ज़रूरी नहीं कि इमल्जन हो, ये इमल्जन हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। डिफरेंट बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट्स। पेस्ट और ऑइंटमेंट में ये फ़र्क होता है कि पेस्ट थोड़े ज़्यादा स्टाइफर होते हैं, थोड़े ज़्यादा सख्त होते हैं, थोड़े ज़्यादा गाढ़े होते हैं, और ऑइंटमेंट थोड़े लेस स्टाइफर होते हैं, थोड़े कम गाढ़े होते हैं। पेस्ट लेस ग्रेसी होते हैं और ऑइंटमेंट ज़्यादा ग्रेसी होते हैं। पेस्ट और ऑइंटमेंट को बहाया जाए, नीचे फ्लो करवाया जाए तो पेस्ट की फ्लो करने की टेंडेंसी कम होती है क्योंकि ये गाढ़े होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट्स और ऑइंटमेंट की फ्लो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि ऑइंटमेंट पेस्ट की निस्बत थोड़े लेस स्टाइफर होते हैं, और जो ये पेस्ट होते हैं थोड़े हेयरी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होते। जिस स्किन के ऊपर बाल मौजूद हों वहाँ पे आप पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा स्टाइफर होते हैं, ज़्यादा गाढ़े होते हैं, तो वहाँ पे अगर ये खुश्क हो जाएं तो ये मुश्किल से उतरते हैं। लेकिन अगर ऑइंटमेंट की बात करें तो ऑइंटमेंट थोड़ा ग्रेसी सा होता है, तो इसे हम प्लेन सरफेस के ऊपर भी लगा सकते हैं और हेयरी स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये ग्रेसी होता है, खुश्क नहीं होता। कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम में क्या फ़र्क होता है? कोल्ड क्रीम ग्रेसी होती है जबकि वैनिशिंग क्रीम जो कि नॉन ग्रेसी होती है। अब जो कि कोल्ड क्रीम ग्रेसी होती है तो पानी के साथ इसे वॉश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वैनिशिंग क्रीम जो कि नॉन ग्रेसी होती है ये इजीली पानी के साथ वॉश हो जाती है। कोल्ड क्रीम इमाइलेंट इन नेचर होती है। इमाइलेंट इन नेचर का मतलब है कि ये स्किन को स्मूथ बनाती है, स्किन को नरम मुलायम करती है, और वैनिशिंग क्रीम ये प्रोटेक्टिंग इन नेचर होती है, यानी ये स्किन को अल्ट्रा वायलेट से महफूज रखती है, सूरज की रोशनी से महफूज रखती है। कोल्ड क्रीम जो होती है वाटर इन इमल्जन होती है। वाटर इन इमल्जन से मुराद हमने ऑयल को यहाँ बेस के तौर पर इस्तेमाल किया है, उसमें वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स डाले तो उसके नतीजे में वाटर इन ऑयल इमल्जन बनता है। वैनिशिंग क्रीम की बात करें तो वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर इमल्जन होता है। ऑयल इन वाटर इमल्जन से मुराद के वाटर को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ऑयल के ड्रॉप्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से ये इमल्जन बनता है। यही वजह है कि वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर इमल्जन होती है तो यह नॉन ग्रेसी होती है, लेकिन कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल इमल्जन होती है इसलिए ये ज़्यादा ग्रेसी होती है।